पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों और विधानसभा उपचुनावों की 6 सीटों के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गई है। लेकिन अभी तक भी इन चुनावों के जो जख्म, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, दोनों पार्टियों को जो जख्म मिले हैं उनको भुला नहीं पा रही हैं। यही वजह है कि सरकार अपने कामकाज पर लौटने के साथ साथ अब अगले 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर मंथन कर रही है। कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, यानी कि लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप के बावजूद, प्रचंड जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये मंथन कर रही है कि आखिर चूक हुई तो हुई कैसे। विधानसभा की 6 सीटों पर, जहां पर 6 की 6 सीटों को जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था, भाजपा के तमाम नेताओं ने किया था और भाजपा की तरफ से यह ऐलान किया जा रहा था कि 4 जून को एक नहीं बल्कि 2 सरकारें बनेगी। हिमाचल प्रदेश में भी नई सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी की नई सरकार बनेगी। चुनाव संपन्न हो गए, 4 जून चला गया, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ना ही वैसे नतीजे आए जैसे भाजपा सोच रही थी। हालांकि भाजपा के लिए सुखद संदेश ये है कि हिंदी पट्टी में बेशक भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वोटर्स ने, मतदाताओं ने लीक से हटकर अपनी चाल चली और मोदी के लिए प्रचंड वोटिंग की। हालांकि उत्तराखंड या फिर गुजरात की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, कई ऐसी सरकारें वहां पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश इसलिए सबसे अलग बनता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश की जनता ने केंद्र का वोट मोदी को दिया, हिमाचल प्रदेश का वोट सीएम सुक्खू को दिया। अब इस पूरे मंथन में 4 सीटें बेशक जीती है, लेकिन भाजपा के लिए गहरा जख्म इस बात का है कि 6 में से 4 सीटें उपचुनाव की हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। इतना बड़ा खेला किया तो था, लेकिन उस खेला करने का फायदा क्या, क्योंकि तमाम कांग्रेस के बागी नेताओं को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद को जिताया, उन्हें हेलीकॉप्टर में घुमाया, 5 स्टार फैसिलिटी दी, उन्हें शानदार होटलों में ठहराया, उनके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, टिकट दी, टिकट का फैसला किया, अपने काडर को नाराज किया। उसके बाद भी 4 सीटें हारनी पड़ी, 4 सीटें गंवानी पड़ी, क्योंकि इन उपचुनावों को लेकर एक बात स्पष्ट हो गई कि 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस के बागी नेताओं के खिलाफ न केवल सरकार और कांग्रेस लड़ रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, टिकट के हकदार थे, और वे तमाम वर्कर्स जिनके लिए यह फैसला नागवार गुजरा था, वे भी इन बागियों को हराने में जुटे थे। यही वजह है कि भाजपा 4 सीटों पर करारी शिकस्त भाजपा को झेलनी पड़ी है। यहाँ पर इंद्रदत्त लखनपाल का ये माना जा रहा है कि अपने रसूख से चुनाव जीत कर आए हैं। सुधीर शर्मा को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बेटर मैनेजमेंट की, अपने रुतबे से चुनाव जीत कर आए। लेकिन 4 सीटों पर कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने और साथ जनता ने यह प्रमाणित कर दिया कि हमें इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के थोपे हुए फैसले मंजूर नहीं है, ऐसे फैसले नहीं चलेंगे। यही वजह है कि 4 लोकसभा की सीटें जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये मंथन कर रही है क्या वाकई ये हाईकमान का गलत फैसला था जो बागियों को टिकट दिया गया, क्योंकि भाजपा ने एक एथिकली फैसला लिया था कि 9 लोगों ने अपना विधायकी पद एक खतरे में डाला, रिस्क में डाला, तो इनका साथ देना बनता है, इसलिए इन तमाम नेताओं को टिकट देने का फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस फैसले के बाद फिर मंथन कर रही है क्या तीनों निर्दलियों को, क्योंकि नालागढ़, देर और हमीरपुर तीनों सीटों पर अब उपचुनाव होगा और माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के बाद इन हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव किया जाएगा, देरा, हमीरपुर और नालागढ़। अब सवाल ये उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बीच मंथन ये चल रहा है क्या इन तीनों ही निर्दलियों को टिकट दिया जाए या फिर टिकट बदलकर भारतीय जनता पार्टी के जो उनका अपना ओरिजिनल वर्कर्स है, जो उनके अपने कैंडिडेट हैं, क्या उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि इन पिछले उपचुनावों में मिले जख्मों को देखकर भाजपा का मजबूत धड़ा इस बात को मान रहा है कि अगले चुनाव जब ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव होंगे, इसमें ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जिसकी छवि अच्छी हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग ना हो और विजिबिलिटी रखता हो
हो, यानी कि भाजपा इन तीनों सीटों को जीतने के लिए मंथन कर रही है और इसके लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। ये ना केवल फैसला भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस भी अब ये सोच रही है कि आखिर हमने इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, सरकार हमारी थी, बावजूद इसके धर्मशाला और बड़सर में भाजपा कैसे सेंधमारी कर गई, भाजपा कैसे जीत गई। यही वजह है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी अब अगले उपचुनाव की तीनों सीटों पर चयन को लेकर, कैंडिडेट के चयन को लेकर, सिलेक्शन को लेकर अब पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल अपने तमाम मंत्रियों के साथ भी इस पर चर्चा की। आज भी चर्चाओं का दौर चलता रहा और वे प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किसको टिकट देनी चाहिए। सिलसिलेवार इन तीनों सीटों की अगर बात करें, क्योंकि ये चुनाव, पहला उपचुनाव और लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अब सभी की टेंशन अगले उपचुनाव की हो गई है, क्योंकि यहां कांग्रेस तीनों सीटों को जीतना चाहेगी ताकि कम से कम 40 का मैंडेट जनता ने दिया था और ये संख्या 38 से बढ़ाकर 41 कर दी जाए। उधर भाजपा किसी भी कीमत पर अब उपचुनाव की तीनों सीटों को जीतना चाहेगी ताकि कम से कम एक रिस्पेक्टिव एक वहां पर पहुंच सके जहां से ये जनता को बोला जा सके कि हमारा कुनबा पहले 25 का था, फिर 25 से बढ़कर हमारा कुनबा 27 का हुआ और 27 से बढ़कर अब 30 हुआ। अब बात करते हैं सिलसिलेवार। सबसे पहले नालागढ़, केएल ठाकुर निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था, पिछली बार भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने लखविंदर सिंह राणा को टिकट दिया था, लेकिन जीत वहां से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर की हुई। 1.25 साल की विधायकी के बाद इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंट, तीनों इंडिपेंडेंट कांग्रेस के 6 बागियों के साथ खड़े होते हैं, फिर उनके साथ तटस्थ रहते हैं, भाजपा का साथ देते हैं, फिर सभी के साथ इन 9 की भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हाईकमान से मंत्रणा होती है और एक सैद्धांतिक फैसला होता है कि ठीक है, अगर आप 9 लोगों ने हमारे लिए रिस्क लिया है, आप सभी रिजाइन दीजिए, हम आपको टिकट देते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां, जो रुझान, जो रिजल्ट इन पिछले उपचुनावों के आए हैं, अब नालागढ़ से क्या भाजपा केएल ठाकुर को ही टिकट दें, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली हो गया है। इसकी ईसीआई को भी रिपोर्ट भेज दी है। अब भाजपा ये मंथन कर रही है कि क्या वाकई केएल ठाकुर को वहां से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाए या उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया जाए। एक अगला विकल्प, अगर वाकई इनको टिकट नहीं देना तो क्या लखविंदर राणा का नाम कंसीडर किया जाए, जिन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का टिकट लिया, चुनाव बेशक हार गए, क्योंकि ये 3 बड़े नाम आसपास भारतीय जनता पार्टी के घूम रहे हैं, जिसमें सबसे प्रबल दावेदारी सबसे पहले केएल ठाकुर की है, उनकी धर्मपत्नी की है, लखविंदर सिंह राणा की है। यहां पर कांग्रेस के लिए टेंशन की बात यह है कि भाजपा के पास विकल्प ज्यादा हैं, लेकिन हम किसको चुनावी रण में उतारें। जिस प्रकार से धर्मशाला और बड़सर और लाहौल स्पीति का मामला फंस गया था, कैंडिडेट चुना नहीं जा रहा था, सुजानपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के पिछले कैंडिडेट को टिकट देना पड़ा, गगरेट में भी कांग्रेस से, भाजपा से आए कालिया को टिकट देना पड़ा, हालांकि मूल रूप से वो कांग्रेस के थे। लेकिन इसे लेकर अब सरकार ने, संगठन ने भी इसे सोचना शुरू कर दिया है कि हम नालागढ़ में टिकट किसको दें। पहला नाम हरदीप बाबा का आता है, लेकिन सवाल खड़ा होता है क्या हरदीप बाबा अपने दम पे नालागढ़ की सीट को जिता पाएंगे, क्योंकि बड़सर और धर्मशाला से मिले जख्मों के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है और अब कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जो कि रिस्क भरा हो। इसलिए हरदीप बाबा एक बड़ा उनके पास एक सामने उनके पास चेहरा है। विकल्प के तौर पर वे भाजपा की तरफ सेंधमारी कर सकते हैं और लखविंदर सिंह राणा दूसरा विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन ऐसा चेहरा हो सकता जिसकी छवि अच्छी हो, जिताऊ हो, विनिबिलिटी का दम रखते हो, क्योंकि अब यह भी चर्चा है कि अगर लखविंदर सिंह राणा को टिकट देते हैं, हरदीप बाबा वहां पर नाराज हो जाएंगे, हरदीप बाबा को टिकट देते हैं, लखविंदर सिंह राणा नाराज हो जाएंगे। सरकार की अब यह भी प्लानिंग चल रही है कि एक को चेयरमैन बना दो, एक को टिकट दे दो, एक संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि अभी तीनों सीटों को जीतने के लिए दोनों पार्टियां सिर धड़ की बाजी लगा देंगी। और आज से ही दोनों पार्टियों ने यह मंथन शुरू कर दिया और यह माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कैंडिडेट के नाम तय कर लिए जाएंगे और उन्हें इंडिकेशन दे दिया जाएगा कि विधानसभा में आप डट के काम कीजिए ताकि हम चुनाव जीत कर आएं। देहरा से होशियार सिंह ने इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, लेकिन क्या वाकई होशियार सिंह को टिकट दिया जाए, क्योंकि बैकग्राउंड होशियार सिंह की देखी जाए, पहली बार टिकट मांगा
नहीं टिकट मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा, शानदार जीत दर्ज करके आए। दूसरी बार भाजपा से टिकट मांगा, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, दूसरी बार फिर निर्दलीय जीत कर आए। यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक अनूठा रिकॉर्ड वहां से होशियार सिंह ने बना दिया। 2 बार एक ही सीट से लगातार जीत कर आए। लेकिन सवाल यह, क्या भाजपा वहां से क्या वाकई होशियार सिंह को टिकट देगी? क्योंकि फिर एक बार आपको वापस लेकर चलते हैं, पिछला जो चुनाव हुआ है, यह इनपुट सामने आया है कि कांग्रेस के बागियों को भाजपा ने टिकट तो जरूर दिया, लेकिन उनको हराने के लिए कांग्रेस भाजपा के वर्कर्स ने पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि फैसला नागवार गुजरा था वर्कर्स को, और वर्कर्स किसी भी पार्टी का पेड वर्कर्स नहीं होता, उसे कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन उसे सैलरी नहीं देता, उसका अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है। इसलिए थोपा गया फैसला जरूरी नहीं है कि निचले स्तर पर संगठन के कार्यकर्ता माने। इसलिए अब भाजपा ये मंथन कर रही है कि वाकई होशियार सिंह वह चेहरा है जो देहरा से बिना किसी विवाद के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के हमें सीट जिता कर देंगे। जिस प्रकार से शानदार जीत सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में दर्ज की है या इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर में की है, पहला बड़ा नाम वहां पर जरूर होशियार सिंह का है। लेकिन अगर कोई इफ एंड बट आता है तो रमेश धवाला, रविंद्र रवि 2 वहां पर विकल्प है, या तीसरे विकल्प कई युवा नेता वहां से हैं जिन पर भाजपा विचार कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार की विनेबिलिटी होशियार सिंह में है, होशियार सिंह के लिए पूरी संभावनाएं यहां पर खुली हैं। लेकिन यह पक्का नहीं है कि इन तमाम को टिकट दिया जाए। भाजपा इस फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है, क्योंकि भाजपा का अब स्वरूप दिल्ली में भी बदला है, हिमाचल प्रदेश में भी बदला है। वो मोदी अमित शाह की वो जोड़ी नहीं है। जो फैसला सुना दिया वो आपको मानना पड़ेगा, जो थोप दिया वो आपको अडॉप्ट करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नए सिरे से पार्टी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है, नए तरीके से पार्टी सोच रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने शुरुआती देव पर नरदेव कमर को वहां से आगे किया था, उन्हें बाकायदा एक बड़ा ओहदा भी दिया था ताकि नरदेव कमर को वहां से एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन फिर कांग्रेस ये मंथन कर रही है, और कांग्रेस ने तेजी से मंथन करना शुरू कर दिया क्या वाकई नरदेव कमर में वो दमखम है कि वो अपने दम पर वहां उस व्यक्ति को हरा कर आ जाए जो 2 बार निर्दलीय जीता है, या जिस विधानसभा क्षेत्र में रमेश धवाला, रविंद्र रवि जैसे दिग्गज हैं, क्या वाकई नरदेव कमर वहां से जीत कर आ सकते हैं? इस पर पार्टी पूरी तरह से विचार कर रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस ये मान रही है कि उन्हें चुनाव जीतना है, तो जिस कैंडिडेट का नाम फाइनल करेगी, चाहे वो नरदेव कमर है या कोई और है, उसे ताकतवर करना होगा, उसे कम से कम ऐसी शक्तियां देनी होगी ताकि वो जनता को कनेक्ट कर सके अपने साथ। और विकल्प के तौर पर यहां पर अगर होशियार सिंह की तरफ ही भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कांग्रेस के लिए फिर एक कांग्रेस बड़ा चकमा दे सकती है। रमेश धवाला की तरफ देख सकती है, रविंद्र रवि की तरफ देख सकती है, डॉक्टर अजय शर्मा जो कि मूल रूप से कांग्रेस का लगातार वहां से मोर्चा संभाले बैठे हैं, डॉक्टर अजय शर्मा भी इस रेस में बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना घर हमीरपुर सदर की सीट आशीष शर्मा ने इस्तीफा दिया, अब पूरी तरह से इस्तीफा मंजूर हो गया है, ईसीआई के रिपोर्ट चली गई है। तो क्या वाकई ही आशीष शर्मा को हमीरपुर सदर से टिकट दिया जाए? क्योंकि आशीष शर्मा की बैकग्राउंड जिस प्रकार से देखी जाए, भाजपा टिकट मांग रहे थे, मना हो गई, कांग्रेस ने अंतिम क्षण तक उनको लटका के रखा, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय ताल ठोकी और 20,000 से ज्यादा मतों से जीत कर आए। जिस प्रकार की कार्यशैली, जिस प्रकार की छवि आशीष शर्मा ने अपनी हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में बनाई है, यूथ उनके साथ चलता है, वोट उनके साथ चलता है, लोग उनके साथ चलते हैं। लेकिन क्या वाकई ही सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल की तरह वे करिश्मा आशीष शर्मा कर पाएंगे, या फिर राजेंद्र राणा भी कम दिग्गज नहीं है? जिस प्रकार की इलेक्शन मैनेजमेंट राजेंद्र राणा की है, जिस प्रकार राजेंद्र राणा का अपना वोट बैंक है, आशीष शर्मा का भी अपना वोट बैंक है, तो भारतीय जनता पार्टी अब ये फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्या वाकई आशीष शर्मा एक ऐसा हमारे पास जिताऊ चेहरा है जो सुक्खू सरकार से भिड़कर जीत कर आ जाएंगे? क्योंकि अब ना लोकसभा का चुनाव होगा, ना दूसरी परिस्थितियां होंगी, अब सीधा सीधा ये सरकार बनाम भाजपा चुनाव होगा, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष का चुनाव होगा। इसलिए विनेबिलिटी के आधार पर देखें तो भाजपा को भी लगता है कि आशीष शर्मा सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन नरेंद्र ठाकुर, जिन्हें पिछली बार 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टिकट दिया गया था, चुनाव लड़ा था, नरेंद्र ठाकुर क्या वहां पर वह खेला तो नहीं करेंगे जो दूसरी जगह हुआ है? इन तमाम बातों का आंकलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नरेंद्र ठाकुर
आशीष शर्मा। किसे चुना जाए, समन्वय कैसे बिठाया जाए ताकि कम से कम क्रॉस वोटिंग भीतर घात ना हो, क्या कैसा किया जाए कि भाजपा आसानी से जी जाए, क्योंकि अब मुकाबला सीधे सीधे सुक्खू सरकार से करना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी टेंशन कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यहां से मजबूत चेहरा, ऐसा चेहरा जो कि आशीष शर्मा को भी टक्कर दे सके, भाजपा को हरा सके, कौन है? पहला नाम पुष्पेंद्र वर्मा का आता है, जिन्हें पिछली बार टिकट दिया गया था। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उसके बाद लगातार संगठन के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के लिए लगातार हमीरपुर सदर सीट पर काम कर रहे हैं। क्या पुष्पेंद्र वर्मा वहां से विनिबिलिटी वाला एक फेस हो सकते हैं? इस पर कांग्रेस मंथन कर रही है। या विकल्प देखा जाए तो सुनील बिट्टू एक बड़ा वहां से नाम है, लेकिन क्या वाकई जो बेहतर रणनीतिकार है सुनील बिट्टू, क्या वे मास लीडर भी हैं? क्या जनता के बीच जाकर वे वोट लेकर क्या वाकई कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल सकते हैं? ये तमाम मंथन का विषय कांग्रेस में भी चल रहा है। यानी कि इन तीनों सीटों को लेकर ना भाजपा हल्के में ले रही है, ना कांग्रेस हल्के में ले रही है। दोनों ही पार्टियां इसे पूरी गंभीरता से देख रही हैं। यही वजह है कि जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों निर्दलियों को टिकट दे। हालांकि विनिबिलिटी के आधार पर देखें तो तीनों मजबूत चेहरे हैं, इनके आसपास कोई दूसरा विनिबिलिटी के आधार पर नहीं दिखता। लेकिन ये पक्का नहीं है। अब जिस प्रकार से अब जो मैंडेट आया, जिस प्रकार से एनडीए की सीटें आई हैं या मोदी शाह की जोड़ी जिस प्रकार से पहले खुद अपने दम पर केंद्र में सरकार बना रहे थे, अब चंद्रबाबू नायडू और बिहार की तरफ देखना पड़ रहा है। वहाँ पे पूरी तरह से अब अपनी जिस प्रकार से भाजपा की अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, वह पोजीशन अब कमज़ोर हुई है। इसीलिए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की तरफ अब भाजपा ताक रही है कि क्या ये वाकई हमेशा बने रहेगी। यानी कि एक जो अस्थिरता का माहौल केंद्र की सरकार में आया है, यही वजह है कि प्रदेश पर अब फैसले शायद नहीं थोपे जाएंगे जैसे पहले थोपते थे। बहरहाल यहाँ पर पूरी तरह से देखें तो लाहौल स्पीति, गगरेट, सुजानपुर और कुटलैहड़ की हार से भाजपा डर गई है। भाजपा इसलिए डर रही है कि वहाँ पर नेताओं को जरूर आपने साथ चला लिया, लेकिन ग्रास रूट का वर्कर क्या भाजपा के साथ चला? नहीं। कई जगह आक्रोश था, गुस्सा था वर्कर को कि आपने उन प्रत्याशियों को हमारे ऊपर थोप दिया जो कल तक हमारे दुश्मन थे, हमारे खिलाफ बोलते थे। उन तमाम प्रत्याशियों को आपने हमारे ऊपर थोप दिया। यही वजह है कि टिकट बदलने पर अब मंथन चल रहा है, और ये मंथन केवल एक पार्टी में नहीं बल्कि दोनों, भाजपा कांग्रेस दोनों मंथन कर रही है। और दोनों ही पार्टी अब सिर धड़ की बाजी लगा देगी यहाँ की सीट को जीतने के लिए, क्योंकि मलाल, धर्मशाला और बड़सर का सत्ता पक्ष कांग्रेस को भी है, कांग्रेस सरकार को भी मलाल है कि आखिर हम धर्मशाला कैसे हार गए, हम बड़सर कैसे हार गए, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन में देरी हुई थी, कोताही हुई थी, समय पर यहाँ पर कांग्रेस फैसला नहीं ले पाई। लेकिन अब ऐसी गलती कांग्रेस नहीं दोहराना चाहती। उधर भारतीय जनता पार्टी की हार पर अब कोहराम मचने शुरू हो गया है। गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार कैंडिडेट थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग का मामला उठाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्रॉस वोटिंग के चलते हारे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता इस बात से आहत हैं कि अनुराग ठाकुर को इतनी भारी भरकम लीड मिली, लेकिन उसी पार्टी के प्रत्याशी वहां से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रोलिंग हो रही है उसमें यह भी लिखा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग तो आपने भी की थी राज्यसभा चुनाव के लिए, आप कांग्रेस से चुनकर गए थे, आपने क्रॉस वोटिंग की थी वहां से, तो अगर निचले स्तर पर आपके खिलाफ क्रॉस वोटिंग हो गई तो ये मामला बराबर हो गया। बहरहाल अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन चुने हुए 6 विधायकों का शपथ समारोह 12 तारीख को हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है। ये विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपस में हुई चर्चा के बाद 12 की तारीख को टेंटेटिव यहाँ पर समय निकाला जा रहा। हालांकि ये भी फाइनल डेट नहीं है, लेकिन कहा गया कि 12 तारीख को हम शपथ समारोह करवा सकते हैं। लेकिन ये भी आधिकारिक डेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा चल रही है कि 12 जून का दिन इसके लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच चर्चा आपस में हुई है, मीटिंग हुई है सचिवालय में। मुख्यमंत्री ने आज इस मामले में उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भी अपने कैबिनेट के कुछ सहयोगियों से बातचीत की, जिसकी हमने आपको विस्तार से सूचना दी। लेकिन यहाँ पर अगर 12 जून को चुने हुए विधायकों का शपथ समारोह होता है तो उसी दिन कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी 38 विधायकों को बुलाया जाएगा। इस बैठक में न केवल नए विधायकों का परिचय करवाया जाएगा बल्कि विधायकों के साथ राजनीतिक चर्चा भी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विधायकों की भूमिका अहम थी।
इसलिए उनके रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की जाएगी। इसके चलते ये फैसला लिया गया कि 12 तारीख को टेंटेटिव डेट, बार बार बोल रहे हैं, ये टेंटेटिव डेट बताई गई है। अगर 12 को यहाँ पर ऑथ सेरेमनी होती है, नए 6 विधायकों का शपथ समारोह होता है, तो उसी दिन कांग्रेस अपने विधायक दल की बैठक करके लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार पर भी मंथन होगा कि आखिर क्या वजह रही कि 68 में से सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्रों में ही कांग्रेस को लीड मिल पाई। क्योंकि अब कांग्रेस उपचुनावों में 4 सीटें मिलने की जो संजीवनी कांग्रेस को मिली है, उससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है, क्योंकि सुक्खू सरकार पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए हैं, कुटलैट से विवेक शर्मा, गगरेट से राकेश कालिया, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा निर्वाचित हुई हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के पास विधानसभा में 38 का आंकड़ा हो गया है। मगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस ओवरऑल जरूर अच्छी रही, लेकिन लोकसभा में कहाँ चूक हुई, इसे लेकर विधायकों की जवाबदेही होगी और विधायक दल की बैठक में इसके कारण पूछे जाएंगे। भाजपा ने भी 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के 2 बड़े बागी भाजपा के टिकट पर वापस जीत कर आए हैं। इसमें धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल के नाम सबको पता है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में 23 जून को 16वां वित्त आयोग शिमला आएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग को हिमाचल की आर्थिक से संबंधित आंकड़ों की रिपोर्ट भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा सूचनाएं हिमाचल प्रदेश से जो मांगी गई थी, उन्हें उपलब्ध करवाने में वित्त विभाग पूरी तरह से जुट गया है। वित्त आयोग के सदस्य शिमला आने के बाद सरकार की तरफ से उन्हें मेमोरेंडम दिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद की मांग की जाएगी। 16वां वित्त आयोग 23 जून को हिमाचल प्रदेश आ रहा है। 24 जून को आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के साथ शिमला में सरकार के उच्च स्तरीय बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री और राज्य सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस वित्त आयोग के आने पर सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौती, 2 बड़ी बाधाएं रहेंगी। सबसे पहली बाधाएं 2 साल से खाली पड़े तमाम विभागों के पदों को निरस्त करना होगा, खत्म करना होगा। ये शर्त धूमल सरकार के दौरान लगाई गई थी कि जो सरकारी पद, विभागों के पद 2 साल तक नहीं भरे जाते, उन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। और वित्त आयोग को भी इसकी रिपोर्ट देखिए। लिहाजा वित्त आयोग, जिस प्रकार से वित्त आयोग से हम पैसा लेते हैं भर्तियों के लिए, लेकिन वो अगर पद ही नहीं भरे गए तो वित्त आयोग ये सवाल उठाता है कि हमने तो आपको फंडिंग की थी, लेकिन राज्य में आपने रिक्रूटमेंट की नहीं। लिहाजा ये तमाम जो हिमाचल प्रदेश में तमाम विभागों में खाली पद चल रहे हैं, वो किस प्रकार से खत्म कर दिए जाएं, ये चुनौती वित्त विभाग के पास सबसे बड़ी होगी। दूसरा, ओल्ड पेंशन अदायगी को लेकर, क्योंकि ओल्ड पेंशन अदायगी को लेकर जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, वित्त आयोग के सामने इसका स्पष्टीकरण देना हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा कि पूरे देश की जो योजना थी उसे हिमाचल प्रदेश में आपने कैसे उसके विपरीत फैसला लिया। लिहाजा इस ओपीएस के मसले पर भी 16वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश की फंडिंग पर कैंची चला सकता है। ये 2 बड़ी बातें हैं। एक बार से ज़्यादा जीते विधायकों को अब 2 सेट मिलेंगे, यानी कि 2 उनको रहने के लिए घर मिलेंगे। विधानसभा ने पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है। अभी तक प्रत्येक एमएलए को 1 ही सेट दिया जाता था। अब शिमला के एमएलए हॉस्टल में उपलब्धता के अनुसार 2 सेट मिल सकेंगे। ये विधायकों के लिए अच्छी खबर है कि प्रदेश की राजधानी शिमला में उन्हें 2 सेट, 2 घर रहने को मिलेंगे। एक में अपनी रिहाइश बना सकते हैं, दूसरे में दफ्तर चला सकते हैं, या दूसरे में अपने जितने भी कंस्टिट्यूंसी के लोग आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक समान दोनों सेट होंगे जिसमें किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम तमाम व्यवस्थाएं होंगी। ये विधानसभा के नियमों में संशोधन कर ये सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अध्यापकों की ऐसी खबर जो कि सरकार ने आचार संहिता ही एक बड़ा फैसला लिया। आचार संहिता हटते ही, हालांकि आधिकारिक रूप से आचार संहिता कल हटेगी, लेकिन आज एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है और इस फैसले के अनुसार जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे वहां के छात्र, यानी कि उन स्कूलों के छात्र टूर्नामेंट पर नहीं जाएंगे, खेलने के लिए नहीं जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन आदेशों से अब हड़कंप मच गया निचले स्तर पर। विभाग ने आदेश में कहा है जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है वहां के छात्रों को टूर्नामेंट में लाना आवश्यक नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को लिखे पत्र में कहा है कि स्पोर्ट्स को लेकर स्कूलों में नई गाइडलाइंस लागू की जाएं।
प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएं। इसके तहत अब पीटी, डीपी के अलावा अन्य विषयों के शिक्षक टूर्नामेंट ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। शारीरिक शिक्षकों के अलावा दूसरे शिक्षकों को न यात्रा भत्ता मिलेगा, न दैनिक भत्ता मिलेगा और ना ही वे इस टूर्नामेंट की ड्यूटी में जाने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों को जारी स्पोर्ट्स गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि अब स्कूलों की सुरक्षा के लिए स्कूलों से मिड डे मील वर्कर्स, चतुर्श्रेणी के कर्मचारी, लाइब्रेरियन असिस्टेंट टूर्नामेंट के साथ जा सकते हैं, उन्हें छूट दी गई है। लेकिन दूसरे विषयों के अध्यापक टूर्नामेंट पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला है। नई गाइडलाइंस के अनुसार 1 अगस्त से 30 अगस्त तक स्पोर्ट्स आयोजन पूरा करना होगा। इसके साथ ही विंटर स्कूलों में 1 जून से 15 जुलाई तक खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होगी। आपको बता दें कि अगस्त में बरसात होती है, ऐसे में स्पोर्ट्स गतिविधियां कैसे होंगी? 2024-2025 के लिए शेड्यूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया है, जिसे लेकर शिक्षकों ने अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। और वाकई ये बड़ा मसला, तो अगर हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के टीचर्स जुड़े हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि ये जो चिट्ठी जारी की है, जो एक आदेश जारी किया शिक्षा विभाग ने, कि आप इससे सहमत हैं या इसमें किसी प्रकार के सुधार की कोई गुंजाइश है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में मिलने वाली सस्ती दालों को लेकर भी एक बड़ा फैसला राज्य सरकार लागू करने जा रही है। उसके अनुसार दालों के खाली पैकेट वापस डिपो पर लौटाने होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए फिर प्रपोजल तैयार कर लिया और इसे सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। आचार संहिता खत्म होते ही ये प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। 3 दालों के खाली पैकेट देने पर 5 रुपए तक की दालें सस्ती मिलेंगी। डिपुओं में कुल 3 दालें मिलती हैं। प्लास्टिक के पैकेट दूसरी बार रिसाइकल करने के लिए केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है। आपको बता दें कि प्लास्टिक के पैकेट वापस करने का ये आदेश केंद्र सरकार का, ये नियम पहले भी लागू किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो पाई है। इसके चलते ये प्रपोजल तैयार कर लिया है और अब इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आप खाली पैकेट दीजिए और 5 रुपए तक सस्ती दालें लीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आचार संहिता हटते ही कल भी उन्होंने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें की थी। आज भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक की और इसमें विक्रमादित्य सिंह, जो कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, वह भी मौजूद रहे। नवहार से आईजीएमसी तक 890 मीटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। 995 करोड़ की लागत से ये सुरंग बनेगी। सुरंग निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस माह इसके लिए टेंडर ओपन किए जाएंगे। सर्कुलर रोड को चौड़ा करने जाए, खासकर होली वैली का जो खड़ा मुख में लैंडस्लाइड हुआ है, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि युद्ध स्तर पर उस सड़क मार्ग को बहाल किया जाए। शिमला के नेरबा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई। फेडरल पुल मार्ग पर एक ऑल्टो कार नंबर 086259 आज दोपहर हादसे का शिकार हो गई। इसमें एक व्यक्ति सवार था, जिसमें उसकी मौके पर दुखद मृत्यु हुई और उस व्यक्ति की पहचान भूप सिंह गांव, रमदाड़ा डाकघर, टेलर तहसील नेरवा के रूप में की गई है। गाड़ी की दुर्घटना जमराड़ी बैरियर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बाथल नामक स्थान पर हुई है। सलूनी में एक और सड़क हादसा पेश आया। इसमें एक की मौत, एक के गंभीर घायल होने की सूचना है। जिला चंबा के सलूनी में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। जिला के सुंडला बिहाली सड़क मार्ग पर एक गाड़ी गहरे नाले में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई और इसमें चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। गाड़ी सुंडला से बिहाली सड़क की तरफ जा रही थी। चुआनी नामक स्थान पर चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 150 मीटर नीचे नाले में जा गिरी। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अंधड़ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों सहित पहाड़ों पर आज कई स्थानों पर जमकर बारिश हुई। वहीं अंधड़ के साथ हल्की ओलावृष्टि का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। तापमान में गिरावट आने से मैदानी इलाकों में लोगों ने गर्मी से काफ़ी हद तक राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल कई स्थानों पर फिर आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। 7 जून को भी राज्य के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 8 से 11 जून के बीच मौसम साफ बना रहेगा।